99% लोग वेबसाइट तो बना लेते हैं, लेकिन अगर उनकी वेबसाइट से रिलेटेड कोई क्वेरी अगर गूगल पे सर्च करता है तो उनकी वेबसाइट रैंक ही नहीं हो रही होती है। सच तो ये है कि ये उन्होंने जो वेबसाइट बनाई है ये वो कुछ उस दुकान की तरह है जो उन्होंने जंगल में खोली है, जिसका कोई नामो निशान ही नहीं है, लोग जानते ही नहीं है कि ऐसी भी कुछ एक दुकान एग्जिस्ट करती है। अगर आपको उस दुकान को गूगल पे रैंक कराना है, आपको लोगों की नज़र में उस दुकान को लाना है, तो आपको उस दुकान का एसईओ करना जरूरी है। यहाँ पे हम वो दुकान को रिलेट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के साथ। एसईओ कैसे करना है, एसईओ में क्या क्या करना है, किस तरह से एसईओ को करते हैं, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, कितने टाइप का एसईओ होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। रेडी हो जाओ पेन पेपर लेके, मैं आपको डिटेल में एसईओ समझा रहा हूँ कि किस तरह से एसईओ को करते हैं, एसईओ की टाइप्स कितने होते हैं। तो अब समझते हैं एसईओ होता क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं एसईओ की फुल फॉर्म क्या होती है। एसईओ की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब जैसे इसके नाम से डिफाइन हो रहा है, सर्च मतलब जो यूज़र है वो सर्च करेगा इंजन पे। इंजन क्या हो सकता है? आपका गूगल, वो हो सकता है आपका बीइंग, वो हो सकता है आपका याहू, वो हो सकता है आपका डक डक गो। वो कोई भी एक सर्च इंजन हो सकता है जहाँ पे यूज़र आता है अपनी क्वेरी को लेके और वहाँ पे वो सर्च करता है। एंड देन हमें ऑप्टिमाइज करानी होती है अपनी वेबसाइट, ताकि वो यूज़र ने जो सर्च किया है वो इंजन पे, उस सर्च करने के बाद वो इंजन हमारी वेबसाइट उस यूज़र को दिखाए। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंपल वे में लेते हैं कि हमें अपनी वेबसाइट को गूगल के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना है ताकि गूगल पे हमारी वेबसाइट रैंक करे। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं सर्च करता हूँ बेस्ट शूज अंडर 2000, ये मान लो मैंने गूगल पे सर्च किया है, तब गूगल क्या करेगा? गूगल के पास हजारों वेबसाइट पड़ी हैं जिसने सेम कीवर्ड पे काम करके अपनी वेबसाइट पे कंटेंट रखा हुआ है। तो हमें उस कंटेंट से कैसे आगे निकल के हमें अपनी वेबसाइट को रैंक कराना है, ताकि जब भी कोई यूज़र ऐसा कुछ कीवर्ड गूगल पे सर्च करे तो हमारी वेबसाइट उसके सर्च इंजन पे दिखे। तो उसको हम सिस्टमेटिकली समझेंगे कि एसईओ के अंदर क्या क्या पोर्शन आते हैं, कितने टाइप का होता है, हमें कैसे इस कीवर्ड को पुट करना है अपने कंटेंट में, या जो भी उसके अंदर फाउंडेशन है उस फाउंडेशन में कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है, ताकि कभी भी कोई यूज़र अगर इस टाइप का कुछ कीवर्ड सर्च करता है तो हमारी ही वेबसाइट वहाँ पे आए और किसी कॉम्पिटिटर की नहीं आए। तो वो फाउंडेशन को सीखने से पहले हम सीख लेते हैं कि गूगल कैसे काम करता है, क्या उसकी प्रोसेस है, किस तरह से हमें गूगल को अपनी वेबसाइट सबमिट करानी होती है। ठीक है, तो गूगल का जो काम कराने का प्रोसेस है वो है आपका, सबसे पहले गूगल आपका करता है अपने क्राउलिंग बॉट्स जो होते हैं उसके, उन क्राउलिंग बॉट्स को छोड़ देता है वेबसाइट के सारे कंटेंट को स्कैन करने के लिए। वो गूगल के बॉट्स होते हैं या उसको आप गूगल के स्पाइडर्स बोल सकते हो, जो इंटरनेट पे घूमते रहते हैं और वेबसाइट को स्कैन करते रहते हैं। एक बार जब ये क्राउलिंग बॉट वेबसाइट को स्कैन कर लेते हैं, देन स्कैन करने के बाद उस स्कैन किए हुए डाटा को वो इंडेक्स कराते हैं। इंडेक्सिंग का पोर्शन आता है। इंडेक्सिंग मतलब कि उन जो डाटा उसने स्कैन किया है वो गूगल के डाटाबेस में उसको सबमिट करेगा। ठीक है, गूगल के डाटाबेस में उस डाटा स्कैन किए हुए को वो सबमिट करेगा। अगर वो डाटा सबमिट हो रहा है, देन जो क्वेरी सर्च की जा रही है आगे से, अगर हमने उस क्वेरी बेसिस पे अगर एसईओ किया हुआ है, उस कीवर्ड बेसिस पे एसईओ किया हुआ है, तो फिर हमारी वेबसाइट रैंक हो जाती है। ठीक है, तो वेबसाइट एक बार रैंक होनी चालू होती है, ये डाटाबेस हमारा अगर हमने वेल वे में अगर रखा हुआ है, डाटाबेस बेसिकली हमारा कंटेंट हमने वेल वे में रखा हुआ है अपनी वेबसाइट पे, तो गूगल इजीली उसे क्रॉल कर लेता है, इजीली इंडेक्स कर लेता है, गूगल को हम इजीली समझा पाते हैं, ताकि कभी भी कोई यूज़र अगर क्वेरी लेके गूगल पे सर्च करता है तो गूगल हमारी ही वेबसाइट उसे दिखाए। ये बेसिकली गूगल का एक काम करने का प्रोसेस है, कैसे वो अपने वेबसाइट को या फिर जो दूसरी वेबसाइट्स हैं उसको कैसे इंडेक्स करता है, कैसे क्रॉल करता है और कैसे रैंक कराता है। अब हम जानते हैं
कि एसईओ जो है इसके अंदर क्या क्या पोर्शन आते हैं, क्या क्या इसके फाउंडेशन है। तो एसईओ की बेसिकली 3 फाउंडेशन है। एक है आपका टेक्निकल एसईओ, एक है आपका ऑन पेज एसईओ, एक है आपका ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, अब टेक्निकल एसईओ क्या होता है, ऑन पेज एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, इसको हम अभी समझ लेते हैं। हम यहाँ पे ये जान लेते हैं कि एसईओ जब कभी भी हम करते हैं तो इन तीनों फैक्टर्स का हम दिमाग में अपने ध्यान में रखते हैं, ताकि कभी भी हमसे कोई भी एक फैक्टर मिस ना हो, क्योंकि कोई भी एक फैक्टर मिस होगा तो हमारी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। हमें तीनों ही फैक्टर पे काम करना होगा अगर हमें वेबसाइट को गूगल पे रैंक कराना है। सबसे पहले जानते हैं कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है। ऑन पेज एसईओ किसे कहते हैं, ऑन पेज एसईओ के अंदर क्या क्या आता है, या ऑन पेज एसईओ हमें कैसे करना होता है। तो ऑन पेज एसईओ जो बेसिकली है उसका सीधा सा मतलब है कि हमें अपनी वेबसाइट का अंदर सारे पोर्शन करने होते हैं, मतलब हमें अपनी वेबसाइट के अंदर के जितने भी कंट्रोल्स हैं उन कंट्रोल्स पे काम करना होता है। अब कैसे काम करना होता है, हमें उस वेबसाइट का मेटा टैग्स फिक्स करना होता है। जितने भी वेबसाइट के पेज होंगे उनके मेटा टैग्स फिक्स करने होंगे। मेटा टैग्स बोल तो उसका मेटा टाइटल, उसका मेटा डिस्क्रिप्शन, उसका अल्ट इमेज टैग, ये तीनों ही पोर्शन हमें मेटा टैग्स में फिक्स करने होते हैं। अब मेटा टाइटल क्या होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, अल्ट इमेज टैग क्या होते हैं, इसको हम समझते हैं अभी। मेटा टाइटल होता है, ये बेसिकली वो एक सेंटेंस है, वो एक प्रॉपर 60 कैरेक्टर का आपका ये एक सेंटेंस है, जिससे कि हम गूगल को आइडेंटिफाई कराते हैं कि हमारा ये पर्टिकुलर पेज या हमारा ये पर्टिकुलर कंटेंट का जो पूरा पूरा बेस है वो इस बेस पे है। हम गूगल को इजीली समझा पाते हैं कि हमारा जो पूरा कंटेंट का जो पूरी पेज का कंटेंट है वो इस बेस पे है। अब इसकी जो लेंथ होती है वो आपकी 60 कैरेक्टर होती है। हमें अपने इस 60 कैरेक्टर के अंदर में ही कीवर्ड को पुट ऑन करके अपने कंटेंट को समझाना होता है, किसे, गूगल को, ताकि गूगल पे अगर कोई इजीली कुछ भी सर्च कर रहा है तो हमारी वेबसाइट वहाँ पे दिखे। सिर्फ मेटा टाइटल के होने से ही वेबसाइट रैंक नहीं करती है, हमें अपने मेटा डिस्क्रिप्शन भी अपना दिखाना पड़ता है वहाँ पे। जैसे अगर मेटा डिस्क्रिप्शन की मैं बात करूं तो ये एक आपकी शॉर्ट समरी होती है। इस मेटा टाइटल में जो कीवर्ड पुट किया है उस कीवर्ड को हमें मेटा डिस्क्रिप्शन में भी पुट करना होता है, और उस मेटा डिस्क्रिप्शन को हमें इस तरह से लिखना होता है कि जो हमारा कंटेंट है उसकी एक वेरी शॉर्ट समरी बना के हम गूगल को बता पा रहे हैं कि हमारी जो ये पेज है ये इस बेस पे है। इस मेटा डिस्क्रिप्शन पे हमें कितने वर्ड्स टारगेट करने हैं या इस मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, ये जब हम इस एसईओ का प्रैक्टिकल करेंगे तब सीखेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पे जान लेते हैं कि इसमें जो कैरेक्टर यूज होते हैं वो 155 से लेके 160 कैरेक्टर के अंदर हमें अपना मेटा डिस्क्रिप्शन को लिख के खत्म कर देना होता है, और इसी कैरेक्टर के अंदर हमें अपने कीवर्ड पुट ऑन करने होते हैं, ताकि हमारा वो कीवर्ड जो है अगर कोई सर्च कर रहा है तो वो यहाँ से उठे। सेम हमारा इमेज अल्ट टैग है जिसमें कि हम अपने कीवर्ड को पुट करते हैं, ये आप 55 कैरेक्टर तक रख सकते हैं। इसी मेटा अल्ट इमेज टैग लिखने का अपना एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेटिंग में हमें ये लिखना होता है। ये सारा प्रोसेस जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब हम उसमें सीखेंगे। यहाँ पे हम जान लेते हैं कि मेटा टैग्स क्या होते हैं, मेटा टैग्स के 3 पोर्शन क्या हैं, और तीनों को ही हम कितने कैरेक्टर लेंथ में लिखते हैं और ये किस काम के आते हैं। इसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो है आपका यूआरएल स्ट्रक्चर। हमें अपने यूआरएल का जो स्ट्रक्चर होता है उसे प्रॉपर वेल एसईओ वे में रखना होता है। हम अपने यूआरएल को इस तरह से नहीं रख सकते हैं जैसे हमने अपना एसएसएल सर्टिफिकेट प्लस www. ये हमारा डोमेन है, देन .com हाइफन, देन कुछ भी PG क्वेश्चन मार्क, कुछ भी हमें इस तरह से नहीं रखना होता है। हमें अपने इस यूआरएल को ऑप्टिमाइज करना होता है। इस यूआरएल को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, इस यूआरएल को हम इस तरह से ऑप्टिमाइज करेंगे कि यहाँ पे हमने अपना यूआरएल हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, देन अगर हमारा कोई पेज टाइटल है हम उस पेज टाइटल को यहाँ पे लिखेंगे। अगर हमारा ब्लॉग है देन यहाँ पे ब्लॉग लिखने के बाद उस ब्लॉग का टाइटल यहाँ पे लिखेंगे और प्रॉपर वे में लिखेंगे। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमारा कोई ब्लॉग है जो एक
शूज जो हम अंडर 2000 के अंदर बेच रहे हैं उसके ऊपर हमने कोई ब्लॉग लिखा है, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, ये हमारा डोमेन आ गया, देन यहाँ पे हमने ब्लॉग दिखा दिया कि ये ब्लॉग है। अब उसका जैसे हेडिंग है बेस्ट, फिर रनिंग शूज अंडर 2000, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने अपने कीवर्ड को ही अपने यूआरएल में डाल दिया। तो यहाँ पे कीवर्ड कितनी मल्टीपल टाइम हम अपने रिपीट कर रहे हैं, इस चीज़ को भी गूगल देखता है कि इन्होंने वेल वे में कीवर्ड को रखा हुआ है, इन्होंने अपने कीवर्ड को यूआरएल में भी रखा है, इन्होंने अपने कीवर्ड को मेटा टाइटल में भी रखा हुआ है, अपने कीवर्ड को मेटा डिस्क्रिप्शन में भी रखा हुआ है, अपने कीवर्ड को अल्ट इमेज टैग में भी रखा हुआ है। इसके आगे और कहाँ रखना है वो हम आगे जानेंगे, लेकिन यहाँ हम ये समझ चुके हैं कि हमें जो यूज़र हमारा आ रहा था गूगल पे सर्च कर रहा था जो क्वेरी, उस क्वेरी को हमें कहाँ कहाँ पे और कितने कैरेक्टर लेंथ में पुट करना है, ये हम यहाँ पे समझ चुके हैं। इसके आगे जो दूसरा पोर्शन है इसका, वो है आपका H1 टैग्स। अब ये H1 टैग्स क्या होता है, बेसिकली ये आपकी वेबसाइट की हेडिंग्स होती हैं, जैसे H1 है, H2 है, H3 है, H4 है या H5 है, ये आपके H1 टैग्स होते हैं। H1 बेसिकली आपकी मेन हेडिंग होती है, जो आपकी वेबसाइट का जो या फिर जो कंटेंट है उसकी जो मेन टाइटल है, उस टाइटल का मेन जो पोर्शन है वो आपका H1 में आता है। देन उसके बाद आपका H2 आपका दूसरा हेडिंग होता है, H3 आपका उससे छोटा हेडिंग होता है, देन ये सीरीज आगे फिर छोटी होती जाती है। इसमें हमें किस चीज़ का ध्यान रखना होता है, हमें ये देखना होता है जो हमारा H1 है इसमें हमें अपना कीवर्ड प्रॉपर एग्जैक्टली पुट ऑन करना होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें अपना कीवर्ड प्रॉपर रखना होता है। देन H2 में भी हमें ऑप्टिमाइज करना होता है। हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, अगर हम H1, H2, H3 की सीरीज चला रहे हैं तो हम इसको इस तरह से नहीं कर सकते हैं कि जहाँ हमने H1 रखा है, देन H3 रखा है, देन H2 रखा है। हमें अपनी सीरीज को इस तरह से चलानी होगी कि हमारा H1 के बाद H2 खुले, H2 के बाद H3 खोले, H3 के बाद H4 खोले। ऐसा ना हो कि H1 के बाद डायरेक्ट H3 खुल रहा है, फिर H3 के बाद सीधा H2 खुल रहा है। हमें अपना एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा जब भी हम अपना कंटेंट लिखेंगे या जब भी हम अपना कंटेंट को बेटर स्ट्रक्चर वे में गूगल पे सबमिट करेंगे अपनी वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, H1 टैग्स हमारे ये होते हैं। इसके आगे जो दूसरा पोर्शन है वो होता है आपका कीवर्ड प्लेसमेंट, कि हमें कीवर्ड को कहाँ कहाँ प्लेस करना है। कीवर्ड प्लेसमेंट जैसे अभी मैंने पीछे समझा दिया है आपको कि कीवर्ड को हमें कहाँ कहाँ पुट ऑन करना होता है। कीवर्ड आपका टाइटल में आता है, जो आप मेटा टाइटल बनाएंगे या मेटा डिस्क्रिप्शन बनाएंगे, उन टाइटल्स में आपका कीवर्ड आता है। कीवर्ड आपका कंटेंट के फर्स्ट 100 वर्ड में आता है, जो आपका H1 का जो पैरा होगा उस पैरा का जो शुरू का 100 वर्ड होगा उसमें आपका कीवर्ड आना चाहिए। कीवर्ड आपका H1 में आना चाहिए, H2 में आना चाहिए, H3 में आपका सेकेंडरी कीवर्ड आना चाहिए, देन H4 में आपका जो सेकेंडरी कीवर्ड का एग्जैक्ट कीवर्ड आप रखते हो या ब्रॉड कीवर्ड रखते हो या फ्रेज मैच कीवर्ड रखते हो, H3 में भी आपका कीवर्ड आना चाहिए, अल्ट इमेज टैग में आपका कीवर्ड आना चाहिए। और कंटेंट की डेंसिटी को हमें ध्यान में रखना होता है कि अगर जो कंटेंट हम लिख रहे हैं उसमें 1 से 1.5% की डेंसिटी कीवर्ड की हो, उससे ज़्यादा ना हो। ज़्यादा हम कीवर्ड स्टफ ना करें कि गूगल को ऐसा ना लगे कि हम कीवर्ड ही पुट ऑन करे जा रहे हैं, हम अपने कीवर्ड को ही प्राइमरी फोकस रखते हुए अपने कंटेंट को लिख रहे हैं। तो हमें इस तरह से कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करना होता है कि हमारा कीवर्ड ऐसा ना हो कि हम रैश एसईओ कर रहे हैं, हम खाली दिखाना चाहते हैं गूगल को कि ये कीवर्ड मैंने रखा हुआ है और कंटेंट कोई सेंस ही नहीं बना रहा है। हमें कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी होती है। हमें जो कीवर्ड की एक उसने प्लेसमेंट बता रखी है कि आपको ऐसे ऐसे अपने कीवर्ड को कंटेंट में रखना है, इस तरह से ही हमें अपने कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करके कंटेंट में रखना होता है। देन इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। इसके आगे वाला जो पोर्शन है वो आपका है इंटरनल लिंकिंग। अब इंटरनल लिंकिंग क्या होता है, अब इसको इस तरह से समझो कि आपका एक वेब पेज है, आपने यहाँ पे कुछ एक कंटेंट लिखा है, इस कंटेंट में आपका एक कीवर्ड यहाँ पे है और इसको आपने अभी तक हाइपरलिंक नहीं कर रखा था या इस पर कोई अभी तक एंकर टैग्स नहीं लगा रखा था। ठीक है, अभी तक इस पर हाइपरलिंक या इस पर कोई अभी एंकर टैग नहीं था। तो अब कीवर्ड की जब गूगल बोलता है कि मुझे इंटरनल लिंकिंग भी दिखाओ, ऐसा ना हो कि आपका ट्रैफिक जो आ रहा है वो यहाँ पे आके स्टक हो जा रहा है। आप इस ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट पे रूट कराओ,
एक एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे भेजो, दूसरे वेब पेज से तीसरे वेब पेज पे भेजो, लेकिन जो भेज रहे हो वो रिलीवेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने यहाँ पे कीवर्ड कुछ और पुट किया है, लेकिन जो कंटेंट इस कीवर्ड से रिलेटेड आपका दूसरा वेब पेज है उस पर कंटेंट कुछ और ही है। जो दूसरा वेब पेज में आप उसको भेजोगे ट्रैफिक को, वो इसी कीवर्ड से रिलेटेड आपका कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, आपको अपने ही वेबसाइट के इंटरनल पेजेस पे आपके ट्रैफिक को रूट कराना होता है, लेकिन शर्त है जो कीवर्ड को आप टारगेट कर रहे हो उस कीवर्ड से रिलेटेड कंटेंट आपके इन वेब पेजेस में होना चाहिए। ऐसा ना हो कीवर्ड कुछ और है कंटेंट कुछ और है तो वो एक इंटरनल लिंकिंग तो होगा लेकिन अच्छा इंटरनल लिंकिंग नहीं होगा। गूगल उसको इंटरनल लिंकिंग तो मानेगा लेकिन उसको रैंकिंग फैक्टर के इंटरनल लिंकिंग में कभी मानेगा ही नहीं। इसके बाद हम आगे वाले स्टेप में बढ़ते हैं जिसमें आता है एक्सटर्नल लिंकिंग। एक्सटर्नल लिंकिंग बेसिकली दोस्तों ऑप्शनल रहता है, इसे आप करो तो बहुत बढ़िया है, नहीं करोगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है आप जो वेब ब्लॉग लिख रहे हो, आप जो कंटेंट लिख रहे हो वो किस बेस पे है। कई बार ऐसा होता है कि जो ब्लॉगिंग वेबसाइट होती हैं वो किसी एक अच्छे वेबसाइट जिस पे ट्रैफिक अच्छा है वो उस वेबसाइट के ब्लॉग को टारगेट करते हुए ही अपने ब्लॉग को लिखती हैं, लेकिन उनका जो वेब ब्लॉग लिखा है वो उनके अपने वर्ड्स में होता है, लेकिन उसको रेफरेंस देने के लिए कि ये जो कंटेंट है ये किसी एक थर्ड वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है, आप चाहे तो वहाँ से भी इस कंटेंट का रेफरेंस ले सकते हैं। उस रेफरेंस को देने के लिए जो कीवर्ड हम टारगेट करते हैं और जिस थर्ड पार्टी वेबसाइट पे हम भेजते हैं, थर्ड पार्टी इन द सेंस कि हम अपनी वेबसाइट में नहीं भेज रहे हैं उस ट्रैफिक को, हम उस ट्रैफिक को किसी थर्ड वेबसाइट पे भेज रहे हैं जिसका डोमेन हमसे बिल्कुल ही डिफरेंट है, जिसका डोमेन हमारे डोमेन से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका अपना एक दूसरा डोमेन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी वो सेम चीज़ है कि जो कीवर्ड हमने टारगेट किया है वो सेम कीवर्ड का कंटेंट उसके वेब पेज पे भी होना चाहिए, उसका जो डोमेन है वो भी सेम उसी बेसिस पे बात कर रहा हो जिस बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। ये एक्सटर्नल लिंकिंग के अंदर आता है। ठीक है, अब इसके बाद हम जानते हैं कि ऑफ पेज एसईओ क्या होता है। ये आपका ऑन पेज का पोर्शन आ गया, जो एक बेसिक पोर्शन मैंने यहाँ पे सिखाया है। इसमें स्कीमा मार्कअप्स भी आते हैं, इसमें आपके स्कीमा मार्कअप को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, लोकल स्कीमा क्या होता है, आर्टिकल स्कीमा क्या होता है, एफएक्यू क्या होता है, ये सारे पोर्शन आते हैं। लेकिन इसको हम जब इसके एडवांस वर्जन में जाएंगे तब सीखेंगे। अभी हमें अपना बेसिक क्लियर करना है, पहले एसईओ का बेसिक हमें आ जाए, देन इसके एडवांस वाले पोर्शन में हम इसको आगे और एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम इतने पे ही ऑन पेज के इतने ही फैक्टर्स को अभी देखते हैं, इन्हीं फैक्टर्स पे हम अभी पहले अचीवमेंट कर लेते हैं, देन हम इसके एडवांस वर्जन में जाएंगे जब हम यहाँ से अपना बेस बना चुके होंगे। अब हम अपने दूसरे पोर्शन पे आते हैं एसईओ के ऑफ पेज पे, कि ऑफ पेज एसईओ क्या होता है। ऑफ पेज एसईओ बेसिकली दोस्तों वो वेबसाइट होती हैं जिन पे ट्रस्टेड हम बिल्ड करते हैं गूगल को दिखाने के लिए, और वहां से हम अपना एक डू फॉलो बैकलिंक लेते हैं, नो फॉलो बैकलिंक नहीं लेते हैं। और जो वहाँ पे ट्रैफिक है वो एक रेटेड ट्रैफिक है जो कि हमारे ही वेबसाइट से लेके उसको कुछ नीड है, या तो वो हमारी ही सर्विस को ढूंढ रहा है और वहाँ पे गया है, वहाँ से हमारी वेबसाइट पे आ रहा है तो हमसे वो वेबसाइट सर्विस परचेज कर रहा है, या जो हम वेब ब्लॉग लिख रहे हैं और जिस वेबसाइट पे हम उस वेब ब्लॉग को लिखने के बाद उसका बैकलिंक बना रहे हैं, वो वेबसाइट के पास जो अभी ट्रैफिक आ रहा है वो पर्टिकुलर वही ट्रैफिक है जो जिस बारे में हमने वो वेब ब्लॉग लिखा है, जो चाहती है कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नॉलेज मिले। हम रिलीवेंसी बनाते हैं, हम यहाँ पे कुछ ऐसा हमें बैकलिंक इस तरह से नहीं बनाने होते हैं कि कोई हम ऑकवर्ड बैकलिंक बना रहे हैं जहाँ से कुछ भी उठ के आ रहा है, कुछ भी ट्रैफिक आ रहा है, उस ट्रैफिक का कोई लेना देना नहीं है हमारी वेबसाइट से, तो वो हमारे लिए एक बेकार ऑफ पेज एक्टिविटी होगी अगर हम उस तरह का ट्रैफिक उठाते हैं। तो हम जानते हैं कि ऑफ पेज एसईओ हम करते क्यों हैं बेसिकली, और हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम ऑफ पेज एसईओ करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों हमें सबसे पहले देखना होता है डीए, पीए और उसका स्पैम स्कोर। ठीक है, डीए क्या होता है, पीए क्या होता है, स्पैम स्कोर क्या होता है, इसको हम जान लेते हैं। डीए की फुल फॉर्म होती है डोमेन अथॉरिटी, पीए की फुल फॉर्म होती है पेज अथॉरिटी, एसएस जिसको बोलते हैं स्पैम स्कोर।
हमें ये चीज़ देखनी होती है। डीए कभी भी हम किसी वेबसाइट पे अगर बैकलिंक ले रहे हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना होता है कि उसका जो डोमेन डीए है वो हमेशा 50 अबव हो, पीए भी हमेशा 50 अबव हो। स्पैम स्कोर हमेशा उसका लेस होना चाहिए 10 से, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा अगर उसका स्पैम स्कोर 1 है तो ही उस पर काम करो, अगर 1 से ज़्यादा है तो काम मत करो। अगर वेबसाइट बहुत अच्छी है, ट्रैफिक बहुत अच्छा आ रहा है उस वेबसाइट पे, तो आप उसका स्पैम स्कोर अगर 5% है तो उस पर काम कर सकते हो। अगर 5% से ज़्यादा है तो उस पर काम मत करो, या बहुत ही ज़्यादा बल्क में ट्रैफिक आ रहा है तो इस 5% को आप बढ़ा के 10% कर लो। अगर 10% से ऊपर जा रहा है तो मत करना, 10% के नीचे नीचे है तो उस पर काम करो, लेकिन शर्त है ट्रैफिक उसके पास होना चाहिए आप ही के वेबसाइट से रिलेटेड। ठीक है, अब जब हमारे पास डीए का हमें पता लग गया, पीए का पता लग गया, स्पैम स्कोर का पता लग गया, लेकिन वो वेबसाइट जो है हमें नो फॉलो लिंक दे रही है, तो उस वेबसाइट से ट्रैफिक लेने का या वहाँ पे अपना लिंक सबमिट करने का हमारा कुछ बेनिफिट नहीं हमें मिलेगा। ठीक है, अगर वही वेबसाइट हमें डू फॉलो लिंक दे रही है तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, ये हमें बेनिफिट लाके देगा। क्यों लाके देगा इसको भी जानते हैं। नो फॉलो लिंक बेसिकली आपके वो लिंक होते हैं जिसमें वेबसाइट पे हम सबमिट तो करते हैं अपने यूआरएल को, लेकिन यूआरएल सबमिट होने के बाद जो हमें वहां से बैकलिंक मिलता है, वो बैकलिंक अगर हमें नो फॉलो मिल रहा है तो उसका लिंक जूस जो है वो पास नहीं होता। ठीक है, अगर लिंक जूस पास नहीं होगा तो उसका हमें ना ही डीए मिलेगा, ना ही उसका पीए मिलेगा, ना ही उसका स्पैम स्कोर हमें मिलेगा हमारे उस सबमिट किए हुए बैकलिंक पे। अब वो सबमिट किया हुआ जो यूआरएल है हमारा, सॉरी, वो जो सबमिट किया हुआ यूआरएल है, वो यूआरएल कुछ भी हो सकता है। आपका होम पेज हो सकता है, आपका सर्विस पेज हो सकता है, आपका कोई पर्टिकुलर लिखा हुआ वेब ब्लॉग हो सकता है। ठीक है, अगर वो हमें नो फॉलो लिंक दे रहा है तो हम खाली उस पर सबमिट कर रहे हैं, हमें वहां से कुछ नहीं मिलेगा। ना ही वो जो सबमिट किया हुआ बैकलिंक है वो हमें, ना ही वहां से कुछ एक रेफरिंग डोमेन हमारे लिए बनेगा। वो रेफरिंग डोमेन कब बनेगा? जब हमें वहां से डीए, पीए, स्पैम स्कोर और ये लिंक जूस पास होगा। अब वो कैसे पास होगा? जब वही यूआरएल जो हम सबमिट कर रहे हैं किसी वेबसाइट पे, थर्ड पार्टी वेबसाइट पे अपना बैकलिंक सबमिट कर रहे हैं, लेकिन वही बैकलिंक अगर हमें डू फॉलो मिल रहा है वहां से, तो ये हमारे लिए बेनिफिट में होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि अगर डू फॉलो लिंक हमें मिल रहा है तो उसका लिंक जूस भी पास होगा, उसका डीए भी मिलेगा हमें, उसका पीए भी मिलेगा, उसका स्पैम स्कोर अगर कम है तो नहीं मिलेगा, अगर ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा मिलेगा हमें। अगर उसका मान लो 11 स्पैम स्कोर है तो हमें भी 11 ही मिलेगा। तो जब ये डीए, पीए, स्पैम स्कोर हमें मिलना चालू होगा, जब ये लिंक जूस पास मिलना हमें चालू होगा, तो वो जो बैकलिंक हमारे लिए बन के आया वो एज अ रेफरिंग बैकलिंक बन के आएगा, जिससे कि हमारे रेफरिंग बैकलिंक्स भी बनेंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां से हम समझ चुके हैं कि ऑफ पेज की एक्टिविटी में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, हमें क्या क्या फॉलो, डू फॉलो लिंक लेना है या नो फॉलो लिंक लेना है, वो हम जान चुके हैं। नो फॉलो लिंक हमें क्यों नहीं लेना है वो भी हम सीख चुके हैं। डू फॉलो लिंक की इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है वो चीज़ भी हम जान चुके हैं। अब इसमें जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपकी होती हैं, गेस्ट पोस्टिंग हो गई, जैसे आपकी गेस्ट ब्लॉगिंग कह दो या गेस्ट पोस्टिंग कह दो, ये आपकी ऑफ पेज एक्टिविटीज़ हैं। बेसिकली ये जब तक आप खुद नहीं करोगे आपको खुद नहीं आएगा, ये हम प्रैक्टिकली जब जाएंगे तब हम इसको जानेंगे। गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट बेसिकली वो वेबसाइट होती हैं जो अलाउ करती हैं अपने डोमेन पे वेब ब्लॉग लिखने का, कि वो हमें एक अलाउंस देती हैं कि तुम हमारी वेबसाइट पे अपना वेब ब्लॉग डाल सकते हो या अपने कंटेंट को हमारी वेबसाइट पे प्रमोट कर सकते हो। जैसे हमारी गेस्ट ब्लॉगिंग या गेस्ट पोस्टिंग है, इसी तरह से हमारी प्रेस रिलीज भी होती है। लेकिन कई हद पर कई वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो आपको प्रेस रिलीज का चार्ज करती हैं, आपको पे करना होता है उन वेबसाइट पे अपने कंटेंट को पब्लिश करने पे। लेकिन कई वेबसाइट ऐसी होती हैं जो आपको फ्री में भी ये वाला पोर्शन देती हैं कि आप फ्री में भी हमारी वेबसाइट पे प्रेस रिलीज कर सकते हो। और कई ये सेम सिनेरियो आपका गेस्ट ब्लॉगिंग या गेस्ट पोस्टिंग के लिए भी हैं। कई वेबसाइट होती हैं जो चार्ज करती हैं, कई वेबसाइट होती हैं जो फ्री में करती हैं। ऑफ पेज एक्टिविटी में बहुत सी एक्टिविटीज़ आती हैं, जैसे क्लासीफाइड हो गए, आपका क्लासीफाइड एड्स हो गए, आपके बिजनेस लिस्टिंग हो गई,
बिजनेस लिस्टिंग हो गई आपकी, या प्रोफाइल क्रिएशन हो गया आपका, सोशल बुक मार्किंग हो गई आपकी। ऐसी बहुत सी वेबसाइट, बहुत से एक्टिविटीज़ हैं जो हमें ऑफ पेज में करनी होती हैं, जैसे सोशल शेयरिंग हो गया या इमेज सबमिशन हो गया। ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स, बहुत से एक्टिविटीज़ हैं। अब हमें इस यहाँ पे स्मार्टली खेलना होता है। हमें यहाँ पे इस इमेज सबमिशन, हमें यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट एसईओ करना होता है। अगर जो स्मार्ट एसईओ करता है वो इन पे ज़्यादा फोकस ना करके वो फोकस करेगा गेस्ट ब्लॉगिंग या गेस्ट पोस्टिंग पे, वो फोकस करेगा प्रेस रिलीज पे, वो क्लासिफाइड एड्स पे जाएगा, लेकिन उन क्लासिफाइड एड्स पे जाएगा जो रिलीवेंट होगी उसी के वेबसाइट के कंटेंट से रिलेटेड या उसके बिजनेस से रिलेटेड, और वो पेड होंगी। बिजनेस लिस्टिंग करेगा उन वेबसाइट्स पे जिन पे ट्रैफिक होगा, उसी के निश के अकॉर्डिंग प्रोफाइल क्रिएशन भी उन्हीं पे करेगा जो ट्रैफिक देंगी उन्हीं के निश के अकॉर्डिंग। ये बेसिकली क्यों करते हैं हम, ये निश क्यों देखते हैं हम, ये ट्रैफिक क्यों देखते हैं? इससे क्या होता है कि जो हमारा जो सोशल सिग्नल्स होते हैं वो सोशल सिग्नल्स हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं, हमारे ब्रांड की ना अवेयरनेस बढ़नी चालू हो जाती है। जब हमारे ब्रांड, हमारा कुछ भी हो सकता है, हमारा डोमेन हमारा ब्रांड हो सकता है, हमारा प्रोडक्ट हमारा ब्रांड हो सकता है, हमारा वेबसाइट का जो हम डोमेन रख रहे हैं, चाहे वो ब्लॉगिंग वेबसाइट है, चाहे वो कुछ भी एक वेबसाइट है, वो जो डोमेन है वो हमारे एक ब्रांड बन सकता है। लेकिन अगर रैंकिंग फैक्टर में देखें तो ब्रांड अवेयरनेस जब हम करने जाते हैं, जब हम एसईओ को एक प्रॉपर वे में, स्मार्ट वे में करते हैं, तो हम ब्रांड अवेयरनेस में जब हम जाते हैं तो हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि हमें इन एक्टिविटीज़ पे मेन फोकस करना है बजाय इनके। इन एक्टिविटीज़ में क्या हो सकता है, हम इसको कर सकते हैं किसके लिए, ताकि हमारी वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी बढ़े, पीए बढ़े, स्पैम स्कोर हमारा स्टेबल रहे, और हमारे क्या बढ़े, रेफरिंग डोमेन्स। और ये रेफरिंग डोमेन्स क्यों बढ़ेंगे, कब बढ़ेंगे, जब आपका लिंक जूस पास होगा, जो मैंने ऊपर समझाया था। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका ऑफ पेज एसईओ है। इस तरह से ऑफ पेज एसईओ को किया जाता है एसईओ के सेक्टर में। ऑफ पेज एसईओ को आपका थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है, इसमें कंटेंट ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, इसमें आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि उस डोमेन पे स्पैम स्कोर ज़्यादा तो नहीं है, उस डोमेन पे जो ट्रैफिक आ रहा है वो हमारे निश के अकॉर्डिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है, या उस डोमेन पे जो उस डोमेन की जो कैसे उसको समझा सकते हैं कि इस वे में कि उसका जो डीए और पीए है वो हमारी वेबसाइट के डीए पीए से हमेशा अप हो, हमारी वेबसाइट के डीए पीए से डाउन ना हो, तभी हमें वहाँ से सब बैकलिंक लेने का एक बेनिफिट मिलेगा। अगर हम बिना इन सब फैक्टर्स को ध्यान में ना रखते हुए अगर बैकलिंक बना रहे हैं तो वो बैकलिंक बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब हम एसईओ का एक तीसरा पोर्शन जो हम कहते हैं, जिसका नाम है टेक्निकल एसईओ। वो टेक्निकल एसईओ क्या होता है, कैसे उस टेक्निकल एसईओ को करते हैं, वो हम समझते हैं। बेसिकली दोस्तों, जो ऑन पेज एसईओ है उसको हमने समझा कि उसको हम ऑन साइट करते हैं अपनी वेबसाइट पे, बैकलिंक हम ऑफ साइट करते हैं अपने किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के। लेकिन जो टेक्निकल एसईओ होता है वो फाउंडेशन होता है आपकी वेबसाइट का। जब तक आपका टेक्निकल एसईओ आपका प्रॉपर नहीं होगा, चाहे आप ऑन पेज कितना अच्छा कर लो, चाहे आप ऑफ पेज कितना अच्छा कर लो, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आपका टेक्निकल एसईओ फिक्स नहीं है। तो इस टेक्निकल एसईओ में हम क्या देखते हैं, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कि हमारा टेक्निकल एसईओ फिक्स रहे, कभी हमें रैंकिंग फैक्टर से हमें कोई इशू ना आए, वो हम जानते हैं। तो इसमें जो हम सबसे पहले देखते हैं वो हम देखते हैं वेबसाइट की स्पीड, कि जो वेबसाइट की जो हमारी स्पीड है वो हमारे 2-3 सेकंड के अंदर लोड होके पेज ओपन हो जाना चाहिए। जैसे अगर कोई यूज़र किसी कीवर्ड को गूगल पे सर्च करने के बाद जब हमारी वेबसाइट पे आता है, तो उस क्लिक करने से लेके हमारी वेबसाइट पे आने तक का जो टाइम पीरियड है ये 2 से 3 सेकंड का होना चाहिए। इससे कम है तो वेल एंड गुड है, इससे ज़्यादा है तो फिर ये हमें नुकसान देगा। इससे क्या होगा, अगर हमारी वेबसाइट का जो हमने जो वेबसाइट स्पीड है अगर हमने वो फिक्स नहीं किया है, तो इस पर इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि हमारी वेबसाइट का जो बाउंस रेट है वो बढ़ना चालू हो जाएगा। हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आना चाहता है लेकिन आ नहीं पा रहा है, या हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ चुका है, हमने इंटरनल लिंकिंग कर रखी है और उस इंटरनल लिंकिंग पे जो कीवर्ड लगा रखा है, उस कीवर्ड पे क्लिक करने पे जो हमारे इंटरनल पेजेस पे वेबसाइट जा रहा है,
ये जो जाने की जर्नी है ये हमारी काफ़ी टाइम ले रही है, तो वो वेबसाइट क्लोज कर देगा या उस पेज पे जाएगा ही नहीं, वो किसी दूसरी वेबसाइट को सर्च करना चालू कर देगा। तो इससे हमारा बाउंस रेट जो है वो बढ़ जाएगा। तो जब बाउंस रेट पड़ेगा तो गूगल बोलेगा कि भाई तुम्हारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आना चाहता है लेकिन तुम आने नहीं दे रहे हो, तुम अपनी चीज़ों को फिक्स नहीं कर रहे हो, इसको फिक्स करो पहले, तभी मैं तुम्हारी वेबसाइट को रैंक कराऊंगा। तो हमें अपनी वेबसाइट के हर एक पेज को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है कि हमारे वेबसाइट का जो हर एक पेज है, चाहे वो हमारा कॉन्टैक्ट अस है, चाहे अबाउट अस है, चाहे कोई भी पेज है XYZ, वो सब का वेबसाइट स्पीड लोडिंग जो है वो प्रॉपर हो, 2-3 सेकंड के अंदर अंदर में हो, उससे अप ना जाए। ठीक है, अगर अप जाएगी तो हमारी रैंकिंग नहीं आएगी, रैंकिंग नहीं आएगी तो हमारी वेबसाइट बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। ये फिर वही दुकान आ जाएगी जो जंगल में हमने खोल के छोड़ दी है। अब इसका जो दूसरा पोर्शन है वो है आपका मोबाइल फ्रेंडली, या इसको हम कह सकते हैं डिवाइस फ्रेंडली। इसमें हम क्या देखते हैं, अगर हमारे वेबसाइट का जो लेआउट है वो डेस्कटॉप वर्जन पे प्रॉपर है, लेकिन वही लेआउट हमारा मोबाइल वर्जन में डगमगा रहा है। जैसे हमारा हेडर सेक्शन में अगर इमेज लगी है, उसके नीचे हमारा CTA है, फिर कंटेंट है, फिर CTA है या इमेज है कोई, सेम प्रोसेस हमारा, क्योंकि लेआउट हम चेंज नहीं कर सकते मोबाइल के लिए, लेआउट तो सेम ही रहेगा, बस हमें उस लेआउट को ऑप्टिमाइज करना है। अगर वही हमारा जो हमने हेडर सेक्शन पे वो जो बैनर लगा रखा है वो हमारा CTA पे कवर हो रहा है, फिर कंटेंट भी हमारा ऊपर नीचे जा रहा है, हमारे बटन्स प्रॉपर विजिबल नहीं है, या हमारा कंटेंट जो है वो प्रॉपर सेट नहीं है, वो आउट जा रहा है फ्रेम के, तो हमें वो फ्रेम सेट करना होता है। हमें अपनी वेबसाइट जो है उसको डिवाइस फ्रेंडली बनाना होता है कि वो हम चाहे कोई भी डिवाइस यूज़ करें वो हर डिवाइस में एक ही लेआउट के साथ खुले, कोई कंटेंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना करे। ऐसा ना हो कि वो डेस्कटॉप वर्जन में प्रॉपर खुल रहा है और मोबाइल वर्जन में उसका लेआउट हिल जा रहा है। हमें इन सब फैक्टर्स का ध्यान कर देना पड़ता है, हमें अपने लेआउट को फिक्स करना पड़ता है जब हम मोबाइल फ्रेंडली या डिवाइस फ्रेंडली फैक्टर्स को टेक्निकल एसईओ में देखते हैं। इसका जो तीसरा पोर्शन है वो है आपकी वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट का होना। SSL सर्टिफिकेट क्या होता है कि बेसिकली ये एक सिक्योर पोर्शन माना जाता है। अगर आपके पास SSL सर्टिफिकेट है तो आपके डोमेन के आगे HTTPS जुड़ जाता है। अगर SSL सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका डोमेन HTTP के साथ खुलता है, जो कि गूगल अनसिक्योर मानता है इसको। गूगल अनसिक्योर मानेगा तो आपकी वेबसाइट पहली बात तो ओपन नहीं होगी, और अगर बाई चांस अगर ओपन हो भी जाती है तो वो वेबसाइट कभी रैंक नहीं होगी। तो हमारे डोमेन के पास HTTPS का होना बहुत ज़रूरी है। HTTPS हम बोल सकते हैं SSL सर्टिफिकेट, हमारे पास SSL सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है, वो भी हमारे वेबसाइट के हर एक पेज पे लगा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे होम पेज पे HTTPS के साथ खुल रहा है और हमारे जो इनर पेजेस हैं उस पे HTTPS के साथ नहीं खुल रहा है, तो हमें वो चीज़ देखनी होती है। इसके बाद जो चौथा पोर्शन है, हमें अपनी वेबसाइट का साइट मैप देखना होता है। अब यहाँ पे साइट मैप भी दो टाइप के होते हैं। एक आपका साइट मैप होता है साइट मैप .xml फॉर्मेट में, एक आपका साइट मैप होता है साइट मैप .html फॉर्मेट में। अब ये XML फॉर्मेट क्या है या .html फॉर्मेट क्या है, इसको हम देख लेते हैं। बेसिकली साइट मैप .xml वाला फॉर्मेट हम गूगल के लिए रखते हैं। यहाँ पे जो गूगल के क्रॉलर्स जो हमारे आ रहे हैं, जो गूगल के बॉट आ रहे हैं, उसको हम एक रूट दे पा रहे हैं कि हमारी वेबसाइट पे इतने पेजेस हैं और इन पेजेस को आपको क्रॉल करना है ताकि आप उन्हें इंडेक्स करा पाओ, इंडेक्स होने के बाद वो रैंक कर पाए। ये हमारा गूगल को सिग्नल होता है। बेसिकली हम गूगल को उसको एक नेविगेट कर रहे हैं, उसको एक रास्ता दिखा रहे हैं, उसके लिए एक रूट बना रहे हैं कि वो आ रहा है और ईजिली हमारे पेजेस को क्रॉल कर पा रहा है। और क्रॉल होगा तो इंडेक्स होगा, जाहिर सी बात है, इंडेक्स होगा तो फिर वो रैंक होगा अगर हमने एसईओ अच्छा कर रखा है उसका ऑन पेज। ठीक है, अब इसके बाद साइट मैप .html क्या होता है। साइट मैप .html बेसिकली यूज़र के लिए होता है, इसमें गूगल का कोई रोल नहीं होता है। ये वो यूज़र है जो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आ रहा है। अब साइट मैप .html कई वेबसाइट ऐसी होती हैं, कहीं पे नहीं होती हैं और कहीं पे होती है।
अब हमें यहाँ पे ये देखने की ज़रूरत है, क्या हमारी वेबसाइट इतनी बड़ी है कि हमारा यूज़र जो है वो मेन्यू से ईजिली नेविगेट नहीं कर पाएगा, या हमारी वेबसाइट बहुत ज़्यादा एक हब है किसी एक चीज़ का, जहाँ पे यूज़र जो है वो कंफ्यूज हो सकता है कि उसको कौन से पेजेस पे जाना है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम उसके लिए एक sitemap.html बनाते हैं, जहाँ पे यूज़र इजीली हमारे पेजेस को नेविगेट कर पाता है और इजीली हमारे पेजेस में जा पाता है। अब इनकी फॉर्मेटिंग कैसी होती है, कैसे sitemap.html बनाते हैं, कैसे sitemap.xml बनाते हैं, इस चीज़ को हम डिटेल में सीखेंगे जब हम एसईओ का प्रैक्टिकल करेंगे। अब वो प्रैक्टिकल की एक सीरीज़ में आगे लाऊंगा, उस प्रैक्टिकल की सीरीज़ में हम जानेंगे कि sitemap.xml को कैसे बनाते हैं प्लगइन्स के साथ, कैसे इसको कस्टम बनाते हैं। अगर प्लगइन के साथ बना रहे हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, कस्टम बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। ठीक है, अब इसका जो टेक्निकल एसईओ का जो 5वां फैक्टर है वो आपका है robots.txt फाइल। अब यहाँ पे कई जो स्टूडेंट्स हैं या कई जो एसईओ एक्सपर्ट हैं वो कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं कि ये robots.txt फाइल ही क्यों है, इसको हम robot.txt क्यों नहीं लिख सकते। अब इसका सीधा सा आंसर है, जब भी हम जैसे कि मैं आपको पहले बता देता हूं, जो हमारे सर्च इंजन होते हैं, जब भी हम सर्च इंजन पे काम करते हैं तो हम गूगल को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन गूगल के अलावा हमारा बीइंग भी हमारा सर्च इंजन है, हमारा याहू भी हमारा सर्च इंजन है, डक गो भी एक हमारा सर्च इंजन है, और भी सर्च इंजन है, लेकिन हम प्रायोरिटी गूगल को दे रहे हैं। लेकिन बीइंग का भी बॉट आ रहा है हमारी वेबसाइट पे, हमारा याहू का भी बॉट आ रहा है हमारी वेबसाइट को क्रॉल करके इंडेक्स करने के लिए, डक गो का भी हमारा बॉट आ रहा है। अब जब हम रोबोट फाइल बनाते हैं उसकी फॉर्मेटिंग robots.txt का रखने का रीज़न ही यही है कि हम एक से ज़्यादा बॉट्स को अलाउ करते हैं अपनी वेबसाइट पे आए और हमारी वेबसाइट की रोबोट फाइल को स्कैन कर सके कि हमने उसमें क्या चीज़ अलाउ करा रखी है, क्या चीज़ डिसअलाउ करा रखी है, और हमने किस यूज़र एजेंट को अलाउ कर रखा है, किस यूज़र एजेंट को हमने डिसअलाउ कर रखा है। तो इसमें जो फॉर्मेटिंग हम रखते हैं वो रखते हैं, हम अपना यूज़र एजेंट बनाते हैं। इसमें अपना यूज़र एजेंट में वो आपका गूगल का, इसको थोड़ा सा और अच्छे वे में लिख देता हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से आ नहीं रहा है वो। इसमें हम यूज़र एजेंट बनाते हैं अपना, वो यूज़र एजेंट आपका गूगल का बॉट हो सकता है। ठीक है, वो यूज़र एजेंट हम सेपरेटली बीइंग के बॉट के लिए बना सकते हैं, वो यूज़र एजेंट हम अपना याहू के बॉट के लिए बना सकते हैं। वो कोई भी बॉट हो सकता है, हम उसके लिए सेपरेट भी बना सकते हैं। अगर सेपरेट नहीं बनाते हैं तो गूगल के बॉट के लिए हमें बनाना ही होता है। अब हमने यूज़र एजेंट असाइन कर दिया ये बॉट्स के। अब इसके अलावा हमें उन्हें अलाउ भी करवानी है कुछ चीज़ें। अब अलाउ क्या कराएंगे, मान लो हमारा होम पेज है, या हमने अलाउ में हमने सारी पेजेस अलाउ कर रखी हैं तो हम इसको रेस्ट छोड़ देंगे। अब डिसअलाउ जब हम कराते हैं, मेन हमारा ये होता है, अगर कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो ई कॉमर्स की वेबसाइट क्या करेगी, वो जो लॉगिन पेज है उसका कस्टमर्स के लिए, उसको वो डिसअलाउ करेगी, ताकि जो गूगल के बॉट हैं वो उसको स्कैन ना करे, उसको क्रॉल ना करे, उसको इंडेक्स ना करे। तो उसको डिसअलाउ करने के लिए, उसको परमिशन देने के लिए, उसको एक ऑर्डर देने के लिए कि भैया इस पेज को स्कैन मत करना, उसको हम अपने रोबोट्स फाइल के द्वारा उसको बताते हैं। अब डिसअलाउ को हम इस तरह से रखते हैं, जैसे हमने डिसअलाउ कर दिया, हमारा लॉगिन पेज का यूआरएल का जो वो पोर्शन है हमारा इस तरह से बन रहा है, तो हम इस तरह से डिसअलाउ करके लॉगिन रख देंगे हाइफन के साथ, तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। गूगल का बॉट कभी आएगा तो वो लॉगिन पेज को कभी क्रॉल करेगा ही नहीं, क्रॉल नहीं करेगा तो इंडेक्स नहीं हो पाएगी, इंडेक्स नहीं हो पाएगी तो वो कभी रैंक नहीं कर पाएगी। इसके अलावा हम अपने रोबोट फाइल में साइट मैप का यूआरएल देते हैं, ताकि जो गूगल के जो क्रॉलर बॉट्स आ रहे हैं वो इजीली हमारे साइट मैप के यूआरएल से नेविगेट हो पाएँ, हमारे साइट मैप के यूआरएल पे जा पाएँ। अब साइट मैप के यूआरएल पे जो हमने यूआरएल रखे हैं तो वो वहाँ से इजीली क्रॉल कर पाएँ पर्टिकुलर पेजेस को। समझ में आ गया आपको यहाँ से कि robots.txt फाइल को हम robot.txt क्यों नहीं रख पाते हैं, robot.txt फाइल का पोर्शन क्या होता है, कौन से बॉट को हम क्या अलाउ कराते हैं, क्यों डिसअलाउ कराते हैं, साइट मैप का यूआरएल क्यों देते हैं, या साइट मैप दो प्रकार के होते हैं तो दोनों पोर्शन क्या क्या होते हैं, XML फॉर्मेट का भी यूज़ करते हैं, HTML फॉर्मेट का भी यूज़ करते हैं। अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके लिए एक डिटेल अलग से वीडियो ला के दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे
बहुत से जो बिगनर्स हैं या जो अभी हाल ही में एसईओ की फील्ड में जा रहे हैं, वो यहाँ पे बहुत बार फंसते हैं। तो इस उस चीज़ को मैं एक डिटेल में वीडियो लाऊंगा, उस चीज़ को एक डिटेल में समझाते हुए एक सेपरेट वीडियो आपके आगे लेके आऊँगा। इसके आगे जब हम टेक्निकल एसईओ करते हैं तो उसमें हम ब्रोकन लिंक्स देखते हैं। ब्रोकन लिंक बेसिकली वो यूआरएल होते हैं जिसमें आपके वेब पेज पे कोई आपने कीवर्ड टारगेट कर रखा है। अब वो कीवर्ड आप एक्सटर्नल लिंक भी हो सकता है आपका, वो कीवर्ड आपका इंटरनल लिंक भी हो सकता है। तो बेसिकली एक्सटर्नल लिंक अगर है और मान लो वो लिंक अब उस वेबसाइट ने हटा दिया है, वो पेज उसने डिलीट कर दिया है, तो हमारी वेबसाइट पे अभी वो लिंक पड़ा हुआ है, उस लिंक को हमें यहाँ से हटाना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है कि हमारा जो यूज़र आ रहा है आगे से उस यूआरएल उस कीवर्ड पे जब क्लिक करता है, तो क्लिक करने के बाद जब वो उस वेबसाइट पे जा रहा है तो वो वेबसाइट 404 पेज खोल के दे देती है। जब वो 404 पेज खोल के दे देगी तो वो एक ब्रोकन हो गया कि वो यूआरएल चल ही नहीं रहा है। तो उस यूआरएल को चलाने के लिए या तो हम यहाँ से उस यूआरएल को हटा देंगे या फिर हम उस यूआरएल को अपडेट कर देंगे किसी दूसरे यूआरएल के साथ। अब वो दूसरा यूआरएल, अब यहाँ पे हम एक्सटर्नल यूआरएल की बात कर रहे हैं, ये सेम सिनेरियो हमारे इंटरनल के लिए भी हो सकता है। क्या पता ऐसा हो कि हमने कभी कोई पेज बना रखा है लेकिन अब उस पेज की नीड नहीं है, हमने वो पेज कर दिया है डिलीट, लेकिन वो पेज का यूआरएल हमने किसी कीवर्ड पे टारगेट किया हुआ था। तो जब वो पेज हमने डिलीट कर दिया है और यूज़र यहाँ से किसी दूसरे हम उस पर क्लिक कर रहा है, तो उसके आगे वो 404 पेज खुल के आएगा। तो जब वो 404 पेज खुल के आता है तो गूगल बोलता है कि आपको ये ब्रोकर लिंक आपका बन चुका है, ये यूआरएल आपका टूट चुका है, इस यूआरएल को आपको ठीक करना है। या तो यहाँ से इस हाइपरलिंक को हटाओ, अगर हाइपरलिंक कर रहे हो तो किसी एक अच्छे यूआरएल पे लगाओ जो अभी एक्टिव हो, जो डेड ना हो। तो ये आपका ब्रोकन लिंक होता है। अब हम जानते हैं ऑर्फन पेजेस क्या होते हैं। टेक्निकल पोर्शन में ऑर्फन पेजेस को भी देखना होता है। ऑर्फन पेजेस बेसिकली वो पेजेस होते हैं जो आपने वेबसाइट के फ्रंट एंड पे कहीं पर भी लिंक नहीं करा रखे हैं, चाहे वो आपका मेन्यू है, चाहे आपने कीवर्ड पे टारगेट है, चाहे आपके फुटर के नेविगेशन बार है। आपने वो यूआरएल जो ऑर्फन पेज का है वो आपने कहीं पर भी आपके फ्रंट एंड पे नहीं दिखा रखा है, लेकिन उसका एक यूआरएल बना हुआ है, वो एक पेज या वेब ब्लॉग बना हुआ है जो कि आपके एडमिन पोर्शन पे दिख रहा है। वो एडमिन आपका वर्डप्रेस का हो सकता है, वो एडमिन आपका शॉपिफाई का हो सकता है, वो अगर कस्टम वेबसाइट है तो कस्टम का एडमिन हो सकता है, या मजेंटो वेबसाइट है तो मजेंटो का एडमिन हो सकता है। अब यहाँ पे क्या होता है, आपने तो उसको वेबसाइट पे कहीं पर भी नहीं दिखा। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपने उस वेब यूआरएल को वेबसाइट के फ्रंट एंड पे कहीं पर नहीं दिखा रखा है, लेकिन गूगल का जो क्रॉलर्स हैं, जो उसके बॉट्स हैं, उसने उस यूआरएल को क्रॉल कर लिया है, इंडेक्स कर लिया है, और अब वो यूआरएल जो है वो हो रहा है रैंक। तो अब जो वो रैंक हो रहा होता है तो उस यूआरएल की तो कोई अहमियत नहीं है आपके अकॉर्डिंग, लेकिन गूगल ने उसको रैंक करा दिया है। अब वो रैंक हो गया है तो आपको उस यूआरएल को रखना होता है, आपके वेबसाइट के फ्रंट एंड में उसको दिखाना होता है। या तो आप उसको हाइपरलिंक करते हुए कहीं पर दिखा दो, किसी पेज मेन्यू के थ्रू भी आप उसको दिखा सकते हो, फुटर के नेविगेशन बार से उसको दिखा सकते हो, लेकिन आपको वो दिखाना मस्ट हो जाता है। अगर नहीं दिखाते हो देन जो यूआरएल रैंक हो रहा है उस यूआरएल से आपको जो बेनिफिट मिलना चाहिए था वो बेनिफिट मिल रहा होता है, लेकिन वो ऑर्फन वे में मिल रहा होता है। गूगल बोलता है कि यूआरएल तो अनाथ है, इसको आपने अडॉप्ट करना है। आपको अडॉप्ट कैसे करना है? अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड में दिखा के। तो ये ऑर्फन पेजेस जो हम देखते हैं, ये देखते हैं अपने गूगल के सर्च कंसोल से। गूगल का सर्च कंसोल क्या होता है, कैसे वो काम करता है, कैसे हम अपने वेबसाइट के लिए गूगल का सर्च कंसोल बनाते हैं, उसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा। वो सारा कुछ प्रैक्टिकल वे में आएगा, तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे देन उसका एक डिटेल वीडियो लाएंगे। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं 404 पेजेस का। अब कई वेबसाइट पे 404 पेज नहीं होते हैं। 404 पेज बेसिकली जब हम ये इसको एग्जांपल के थ्रू लेते हैं, मान लो ये हमारा यूआरएल है। अब इसके आगे हम इसको चेक कैसे करेंगे, अगर ये हमारा डोमेन का एक पूरा यूआरएल पाथ बन रहा है, इस पाथ के आगे या तो हम 404 लिख दें, या तो इसके आगे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं जो कि इरिलीवेंट है।
अगर उसको टाइप करने के बाद ब्लैंक पेज आ रहा है या कुछ इशू आ रहा है, जैसे सर्वर एरर, ना सर्वर एरर नहीं, कुछ एक एरर आ रहा है 401 या 404 करके लिखा आ रहा है, लेकिन वाइट पेज आ रहा है, ब्लैंक पेज आ रहा है, कुछ कस्टमाइज 404 पेज नहीं है, या वो जो हम टाइप कर रहे हैं 404 और वो आपको होम पेज पे लैंड करा रहा है, तो फिर गूगल बोलता है कि यहाँ पे आपको आपके होम पेज, आपका 404 के पेज का होना बहुत ज़रूरी है। अब उस 404 पेज को हम कैसे रखते हैं वो इसमें जान लेते हैं। 404 पेज में बेसिकली आपका जो एक लेआउट है, वो लेआउट ये होता है कि आपका लोगो और मेन्यू आपका दिखना ज़रूरी होता है। यहाँ पे आप इस वाले पोर्शन को कुछ भी, बॉडी सेक्शन जो है इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, इसको अपने बिजनेस के निश के अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ करा सकते हो। लेकिन जो आपका हेडर और फुटर सेक्शन है, यहाँ पे आपको अपने यूआरएल्स रखने होते हैं। जो आपका हेडर फुटर जो आपके होम पेज के साथ है, वही हेडर फुटर आपको 404 के साथ भी रखना होता है। इससे क्या होगा, अगर किसी यूज़र के आगे 404 पेज खुल के आ रहा है तो वो ईजिली नेविगेट करके आपकी वेबसाइट के पेजेस को एक्सप्लोर कर पाए, वो आपकी वेबसाइट को बंद ना करके किसी और वेबसाइट पे ना जाए। उस चीज़ को रोकने के लिए हमारी वेबसाइट के पास 404 पेज का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब हम टेक्निकल एसईओ करते हैं तो इस चीज़ को भी हम ध्यान में रखते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे हम देखते हैं कैनोनिकल्स यूआरएल। कैनोनिकल्स यूआरएल्स बेसिकली क्या होता है, अब इसको इस तरह से समझो, ये आपका एक वेब पेज है, इस वेब पेज के दो यूआरएल बन रहे हैं। एक आपका बन रहा है https://www.xyz.com और एक यूआरएल आपका बन रहा है https://xyz.com। जब यूज़र किसी रैंक हुए कीवर्ड से इस वाले यूआरएल के थ्रू आ रहा है तब भी वो सेम लैंडिंग पेज पे आ रहा है, जब यूज़र रैंक हुए कीवर्ड के इस वाले यूआरएल के थ्रू आ रहा है तब भी वो सेम लैंडिंग पेज पे आ रहा है। तो गूगल यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। गूगल बोलता है कि आपका वेब पेज तो एक ही है लेकिन इसके यूआरएल दो बन रहे हैं। आपको ये चीज़ फिक्स करनी है, आपके कैनोनिकल फिक्स करने हैं। या तो आप इस वेबसाइट, इस यूआरएल के साथ जाओ या फिर आप इस यूआरएल के साथ जाओ। इस पे ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि अगर आप इस यूआरएल का होम पेज बनाते हो, अपने होम पेज को इस यूआरएल के साथ बनाते हो, तो आपके जो आगे वेबसाइट पे जो पेजेस हैं वो सेम यूआरएल पाथ के साथ बनने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका होम पेज www के साथ है और आगे वाला पाथ आपका विदाउट www है, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, वो गूगल को कंफ्यूज करेगा। आपको वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए शुरू से ही अपना एक स्टैंडर्ड यूआरएल पाथ बनाना पड़ता है, कोई आपको मल्टीपल यूआरएल पाथ बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो उसको हम कैसे फिक्स करते हैं, हम उसका कैनोनिकल्स देखते हैं। उस कैनोनिकल को अगर है तो उस कैनोनिकल को फिक्स करते हैं, उसका एक पर्टिकुलर यूआरएल बनाते हैं, उस कैनोनिकल यूआरएल को हम पूरी सीरीज देते हैं अपनी वेबसाइट में। हम चाहे कुछ भी पाथ बना रहे हों, हम कुछ भी पेजेस बना रहे हों, चाहे वो हमारा सर्विस पेज है, चाहे वो हमारा वेब ब्लॉग है, उसको पर्टिकुलर एक कैनोनिकल यूआरएल पे चलाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों ये हमारा टेक्निकल एसईओ का एक इनसाइट था। ये टेक्निकल एसईओ में जो हम एक बेसिक चीज़ें देखते हैं वो था। इसके आगे अगर एडवांस में जाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, कैसे उसको करते हैं, वो हम आगे आने वाली सीरीज़ में जाएंगे देखेंगे। क्योंकि अगर इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें लाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा डिटेल हो जाएगी और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब ये सब तो हमने जान लिया कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, टेक्निकल एसईओ क्या होता है। इसमें जो सबसे मेन रोल होता है वो होता है आपका कीवर्ड जो आपका एक एसईओ का कोर है, जो एक एसईओ का हार्ट है। अब उस कोर को, उस हार्ट को जिंदा रखने के लिए हमें क्या करना होता है, जो एसईओ का आपका हार्ट है। तो इस हार्ट को और कोर को जिंदा रखने के लिए हमें कीवर्ड को इस तरह से फाइंड करना होता है अपनी वेबसाइट के लिए, ताकि वो जो फाइंड किया हुआ कीवर्ड हम रख रहे हैं वही फाइंड जो हो कर रहा है वो यूज़र ने भी वही फाइंड करना है। अब यहाँ पे वो कीवर्ड आपका प्राइमरी हो सकता है, वो कीवर्ड आपका सेकेंडरी हो सकता है, वो आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड हो सकते हैं, वो आपके शॉर्ट टेल कीवर्ड हो सकते हैं, वो आपके एलएसआई हो सकते हैं, वो आपके गूगल सजेस्ट हो सकते हैं, वो आपके जो कीवर्ड्स हैं वो गूगल सजेस्ट हो सकते हैं, वो कीवर्ड आपके एलएसआई हो सकते हैं, वो आपके शॉर्ट टेल हो सकते हैं, वो आपके लॉन्ग टेल हो सकते हैं।
तो हम कैसे डिफाइन करें कि जो यूज़र है वो पर्टिकुलर उसी कीवर्ड को ढूंढ रहा है गूगल पे जो हम अपनी वेबसाइट पे रखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हम करते हैं अपनी ब्रेन स्ट्रोमिंग। ब्रेन स्ट्रोमिंग का अगर मैं बोलूँ तो हम अपने निश को ध्यान में रखते हुए, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को ध्यान में रखते हुए अपने कीवर्ड बनाते हैं। हम इस तरह से उस कीवर्ड को अपने एक्सेल पे रखते हैं कि जजमेंट लेते हैं एक तरह से कि यूज़र ये सर्च कर सकता है। इसके अलावा हम टूल्स का यूज़ करते हैं। टूल्स जैसे कि गूगल का कीवर्ड प्लानर जो कि जो गूगल का एडवर्ड है उसका टूल है। एंड इसके अलावा हम ऊबर सजेस्ट यूज़ कर सकते हैं जो कि बेस्ट माने जाते हैं ये अपने सेगमेंट के, जो कि एक नील पटेल का है। ठीक है, तो इन टूल्स का हम यूज़ करते हैं। इन टूल्स को यूज़ कैसे करते हैं, कीवर्ड को कैसे रखते हैं, फाइंड कैसे करते हैं, ये सब हम डिटेल में सीखेंगे जब हम कीवर्ड की सीरीज़ चलाएंगे, जब हम कीवर्ड पे एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे। यहाँ पे हम जान लेते हैं कि हमें कौन से कीवर्ड को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, कौन से कीवर्ड को हमें कम ध्यान देना पड़ता है। बेसिकली पहले जान लेते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होते हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड आपके बेसिकली छोटे कीवर्ड होते हैं। जैसे कि अगर कोई मान लो कि मैं मेरी वेबसाइट है जो कि जूते बेचती है और मैंने अपना कीवर्ड बनाया है शूज़, तो ये मैंने कीवर्ड रखा है। अब ये जो कीवर्ड है ये एक कॉमन कीवर्ड है, एक छोटा कीवर्ड है, इसे कोई भी सर्च कर सकता है। इससे कुछ डिफाइन नहीं हो रहा है कि वो जो शूज़ लिख रहा है वहाँ पे अपने कीवर्ड में जब शूज़ डाल रहा है, क्वेरी में शूज़ डाल रहा है, तो वो एक्चुअल में चाह क्या रहा है। क्या ये भी हो सकता है कि वो पर्टिकुलर किसी ब्रांड के शूज़ देख रहा हो, ये भी हो सकता है कि वो पर्टिकुलर किसी अमाउंट रेंज के अंदर अंदर में शूज़ देख रहा हो, या ये भी हो सकता है कि वो शूज़ की जानकारी खाली इंफॉर्मेशन बेसिस पे उसको सर्च कर रहा है। तो ये शॉर्ट टेल कीवर्ड बेसिकली बहुत ही ब्रॉड होते हैं। अगर इसको देखा जाए तो अच्छे नहीं होते हैं एसईओ फैक्टर में। हमें हमेशा फोकस करना होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड में, जिसमें हम डिफाइन कर पाते हैं अपने कीवर्ड को, जिसमें डिफाइन कर पाते हैं कि यूज़र क्या सर्च कर सकता है। जैसे कि इसी कीवर्ड को अगर मैं लिखूं, अगर इसको मैं इस तरह से लिखूं, बेस्ट रनिंग शूज अंदर 2004 मैन, तो इस कीवर्ड में मैंने डिफाइन कर दिया कि जो मेरा जूता है वो कौन सा जूता है, वो है आपका रनिंग शूज़। अब रनिंग शूज़ भी कौन सा है, जो कि कम है 2000 रुपये के, और वो किसके लिए है, वो है सिर्फ मैन के लिए। तो यहाँ पे मेरा कीवर्ड थोड़ा सा और पर्टिकुलर वे में डिफाइन हो गया है कि अगर यूज़र इस बारे में सर्च करेगा तो मुझे अपनी एक्टिविटीज़ कौन सी परफॉर्म करनी है और कहाँ कहाँ पे मुझे पुट करना है, किस किस वे में पुट करना है, कितनी क्वांटिटी में पुट करना है। तो हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड पे ज़्यादा फोकस करना होता है बजाय शॉर्ट टेल के, क्योंकि शॉर्ट टेल कीवर्ड रिजल्ट नहीं ला के देते हैं। रिजल्टिव कीवर्ड हमेशा लॉन्ग टेल होता है। एक अच्छा एसईओ एक्सपर्ट हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड पे ही ध्यान देता है। अब जब हम कीवर्ड बनाते हैं तो कीवर्ड भी हम दो बेसिस पे बनाते अब जब हम कीवर्ड बनाते हैं तो कीवर्ड भी हम दो बेसिस में बनाते हैं। एक आपका होता है प्राइमरी कीवर्ड, एक होता है आपका सेकेंडरी कीवर्ड। अब प्राइमरी कीवर्ड हमारा मेन कीवर्ड होता है, सेकेंडरी कीवर्ड इसका मेन का सपोर्टिव कीवर्ड होता है। मेन कीवर्ड में हम अपने कीवर्ड को एग्जैक्ट लिखते हैं, सेकेंडरी कीवर्ड में हम अपने कीवर्ड को ब्रेक कर सकते हैं ब्रॉड वे में, हम उसको ब्रेक कर सकते हैं फ्रेज वे में। तो जब हम अपने मेन कीवर्ड को और सेकेंडरी कीवर्ड को टारगेट करते हुए कंटेंट को लिखते हैं तो गूगल उसको बोलता है कि हाँ, तुमने अपने कीवर्ड को अच्छे से ऑप्टिमाइज करने के बाद उस पर कंटेंट लिखा है और उसका अच्छे से ऑन पेज किया हुआ है, अच्छे से टेक्निकल फिक्स किया हुआ है, अच्छे से ऑफ पेज किया हुआ है। तो हाँ, तुम्हारा वो पर्टिकुलर जो कीवर्ड आपने जिस पेज पर टारगेट कर रखा है वो क्वालिफाई करता है कि अगर इस पर्टिकुलर कीवर्ड के बारे में सर्च करेगा तो मैं उसको तुम्हारी वेबसाइट रैंक करा के दिखाऊंगा। तो यहाँ से हमारी सीरीज चालू होती है वो वेबसाइट रैंक होने वाली। हमें अपना कीवर्ड को अच्छे से डिफाइन करना होता है, हमें अपने कीवर्ड को अच्छे से सोचना पड़ता है कि यूज़र क्या सर्च कर सकता है। हमें टूल्स का यूज़ करना पड़ता है।
टूल्स का यूज़ करने के बाद हम उस कीवर्ड के कौन सा कीवर्ड रखना है, वो हमें लॉन्ग टेल रखना है, शॉर्ट टेल रखना है, हमें वो देखना होता है। शॉर्ट टेल का हमें कम यूज़ करना होता है, लॉन्ग टेल का हमें ज़्यादा यूज़ करना होता है। हमें प्राइमरी कीवर्ड अपना देखना होता है, हमें अपना सेकेंडरी कीवर्ड देखना होता है। प्राइमरी कीवर्ड किस तरह से पुट करना है, हमें प्राइमरी अपना एग्जैक्ट पुट करना है कंटेंट में, वो रखना होता है। सेकेंडरी को एज अ फ्रेज या फिर ब्रॉड मैच में हम उसको रख सकते हैं। तो इस तरह से हमें अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना होता है कीवर्ड को फाइनल करने के बाद। तो यहाँ पे जैसे कीवर्ड हमारा कोर था, ऐसे ही हमारा कंटेंट जो है वो हमारा हमेशा किंग रहा है। कंटेंट किंग क्यों रहा है? क्योंकि जब तक आपकी वेबसाइट पे कंटेंट नहीं होगा तो गूगल रैंक क्या कराएगा। अब जैसे आज की डेट में एसईओ का जो अल्टरनेट निकले हैं, अल्टरनेट क्या, एसईओ का ही जो एडवांस नाम निकाल के इंडस्ट्री में निकल के जो इंडस्ट्री में आया है वो आया है एईओ और जीईओ। बेसिकली अगर आप एईओ और जीईओ को देखो तो ये कुछ हैं इंडस्ट्री में रहने वाले जिन्होंने इसको हवा बना रखा है कि अगर आपको एईओ नहीं आता है, जीईओ नहीं आता है तो आप एसईओ एक्सपर्ट नहीं हो। आपको एसईओ एक्सपर्ट होने के लिए आपको एईओ का आना जरूरी है, जीईओ का आना जरूरी है। जिनको खुद को ये नहीं पता है कि एआई का एल्गोरिथम किस बेसिस पे काम करता है। अगर चैट जीपीटी को भी हम देखें तो चैट जीपीटी भी हमारी ही वेबसाइट का रेफरेंस लेता है। शर्त है जो हमारा कंटेंट है उसका उसके वे में लिखा होना जरूरी है। जो हम कंटेंट पुट कर रहे हैं वो उस एआई के बेसिस पे लिखा होना जरूरी है। अब वो बेसिस पे कैसे होगा? अगर चैट जीपीटी पे भी आप जाते हो तो आप अपनी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए जाते हो, आप कुछ ऐसे नहीं जाते हो कि मतलब आपको फ्री बैठे हो और आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो। जब आप कहीं फंसते हो या किसी प्रॉब्लम में आप फंसते हो तो उसका एक सॉल्यूशन के लिए जाते हो। अगर वो सॉल्यूशन का आंसर मैं अपनी वेबसाइट में दे रहा हूँ तो जो चैट जीपीटी का एआई है वो मेरी वेबसाइट का रेफरेंस लेगा। वो वेबसाइट के कंटेंट को हमें किस तरह से रखना होता है, हमें क्वेरी बेसिस पे कंटेंट बनाने होते हैं, हमें क्वेरी बेसिस पे टाइटल रखने होते हैं, H1 अपना क्वेरी बेसिस पे रखना होता है, हमें अपने इमेज को ऑप्टिमाइज करके रखना होता है जो क्वेरी बेसिस में उसके टैग्स बनते हैं, हमें अपने जो कंटेंट है उसमें FAQ पुट करने होते हैं, हमें जो स्कीमा होता है हमारी वेबसाइट के कंटेंट का उस स्कीमा को ऑप्टिमाइज करना होता है, उसके स्कीमा के FAQ स्कीमा बनाने होते हैं, आर्टिकल स्कीमा बनाने होते हैं, बहुत से फैक्टर हैं। लेकिन अगर कोई बंदा है या फिर कोई एसईओ एक्सपर्ट है जो 8-10 साल से एसईओ इंडस्ट्री में काम कर रहा है और अगर जॉब स्विच करना चाहता है और वो घबरा रहा है कि एईओ उसको नहीं आता, जीईओ उसको नहीं आता, उस बेसिस पे अगर वो चाहता है कि मेरा जो ये एक्सपीरियंस है ये ख़राब ना हो, मैं अपने एईओ को जीईओ को सीखने के बाद जॉब स्विच करूं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, आपको अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करना है। क्योंकि हमेशा से ये चीज़ रही है, गूगल चाहे कितनी भी अपडेट लाए वो अपडेट लाएगा अपने कंटेंट से लेके, वो अपडेट आएगा वेबसाइट से लेके। उस वेबसाइट में क्या है, कंटेंट है, उस कंटेंट को हमें ऑप्टिमाइज़ करना है। जब तक हम अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करके रखेंगे तो हम कभी भी, चाहे वो एईओ आए, चाहे जीईओ आए, चाहे कोई सा भी ईओ आए, वो उसमें हम हमेशा खरे उतरेंगे। लेकिन हमें उस चीज़ का पता होना ज़रूरी है कि कैसे उसके एल्गोरिथम को हम अपनी वेबसाइट के थ्रू रैंक करा सकते हैं, अपनी वेबसाइट को उसके प्लेटफॉर्म पे बेसिकली। तो यहाँ पे जो हमारा कंटेंट है उसको हमें प्रॉपर वे में रखना होता है, कीवर्ड हमें प्रॉपर रखने होते हैं। कीवर्ड हमें 1 से 1.5% की टारगेटिंग रखनी होती है अपने कंटेंट लेंथ के। कंटेंट लेंथ हमें अच्छा रखना होता है, हमें 2000 अबव वर्ड का अगर हम कंटेंट लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर इससे कम लिख रहे हैं, 1500 अबव लिख रहे हैं तो एवरेज है। एंड 2000 अबव हम कितना भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि हम बहुत ज़्यादा कंटेंट लिख रहे हैं और फिर हमारी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड बढ़ रही है। हमें अपना टेक्निकल भी ध्यान रखना है जब हम अपना एसईओ कर रहे होते हैं। तो यहाँ से हमें कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की एक जर्नी करनी होती है जिसमें कि हम अपने एसईओ पे भी रैंक करा सकें अपनी वेबसाइट को, एईओ में भी रैंक करा सकें, जीईओ में भी उसको रैंक करा सकें। ठीक है, तो दोस्तों यही है एक एसईओ का पोर्शन जहाँ पे एक अच्छी वेबसाइट रैंक क्यों कर रही होती है या कोई वेबसाइट है वो रैंक क्यों नहीं कर रही होती है, क्या क्या चीज़ें वो छोड़ चुकी होती है, जो रैंक हो रही है वो क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट कर रही होती है। तो
घबराने वाली बात नहीं है। एसईओ को एज अ स्किल्स लो, क्योंकि डिजिटल दुनिया का वेपन जो है वो एसईओ ही है। अगर आप अपने वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हो या अपनी वेबसाइट जो आपकी बिजनेस से रिलेटेड है उस पर क्वेरी जनरेट कराना चाहते हो, तो एसईओ का आना बहुत ज़रूरी है। जो इसको सीख गया वो ऑनलाइन सर्वाइव कर पाता है, जो इसको इग्नोर करता है वो स्ट्रगल करता है। अगर आप सीरियस हो के रैंकिंग के लिए फैक्टर में इसको सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में मुझे लिखो आई विल रैंक। मिलते हैं डे 2 में, गेम अभी स्टार्ट हुआ है।